Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक बार रिकैप ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटेंजिबल असेट स्टार्ट किया था, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट नहीं, और डिस्कस किया था इंटेंजिबल असेट। अब जो इंटेंजिबल असेट्स है, यानी क्या, एक्वायरी की बुक्स में अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे जो इंटेंजिबल असेट है क्या उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं, वो हमने डिस्कस किया था। तो अगर दो क्राइटेरिया, दैट इज लीगल क्राइटेरिया और सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया, इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो फिर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट को सेपरेट फ्रॉम गुडविल रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर दोनों भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे वो गुडविल, इट विल बी सबज्यूम्ड इन गुडविल, यानी गुडविल में उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगा। सेपरेटली हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे अगर दोनों भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो रहा है। चलो आगे एक और चीज देखा था, क्या, कस्टमर डेटा, राइट। कस्टमर डेटा है किसके पास, एक्वायरी के पास। एक्वायरी के पास जो कस्टमर डेटा है और ये जनरेट हुआ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उस केस में क्या होगा, ये इसके ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगा होगा या फिर कोई एक्सप्लिसिटली कॉस्ट इनकर किया नहीं होगा ऑन द कस्टमर डेटा। उसके लिए एक्वायरी जो है ना, इसको रिकग्नाइज नहीं करता है इन इट्स बुक्स एज एन इंटेंजिबल एसेट। बट ऑन द एक्विजिशन डेट अगर एक्वायरर के लिए ये कस्टमर डेटा यूजफुल है और इकोनॉमिक बेनिफिट रिकग्नाइज कर सकता है, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है, तो उस केस में हम इसको रिकग्नाइज करते हैं सेपरेटली एज एन इंटेंजिबल एसेट। चलो एक और चीज भी देखा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला फेज यानी क्या, अगर कोई भी प्रोजेक्ट एक्वायरी की बुक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है, कहा क्या, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है, तो नॉर्मली इसको हम इंटेंजिबल एसेट नहीं मानते हैं, राइट। ऑन द एक्विजिशन डेट अगर ऐसा कोई चीज एक्वायरी के पास है और कौन, एक्वायरर उसको एक्वायर कर रहा है, बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ रिसर्च, रिसर्च करने के बाद उसको पता लग रहा है कि विद इन 2 इयर्स या 3 इयर्स ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अच्छा सा कैश फ्लो जनरेट करेगा, इसका पोटेंशियल अच्छा है करके, अगर पीपी ने जो भी एक्वायरर है वो क्या किया, एक्वायर कर लिया ये असेट्स को, तो फिर उस केस में इसको सेपरेटली इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर सकता है। अब आफ्टर एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन जो है ना, शायद से कल ये लिखना रह गया, आफ्टर एक्विजिशन इंटेंजिबल एसेट का, यहाँ पे फिर से दो रिसर्च फेज हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये किसका होगा, एक्वायरर का होगा, ओके। तो रिसर्च वाला पार्ट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट विल बी कैपिटलाइज्ड। ये हमने कल सीखा था। एक और चीज देखा था, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ये स्टार्ट किया था, उसमें से एक हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो सिंपली यहाँ पे अगर नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप यानी क्या, कोई लॉ सूट चल रहा है बीच में, किसके बीच में, दो कंपनी के बीच में लॉ सूट्स ऑलरेडी चल रहा है या फिर कोर्ट केसेस चल रहा है ऑलरेडी, और इन दोनों के बीच में एक्विजिशन हो रहा है, यानी क्या, एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो ये जो कोर्ट केस है ना, आफ्टर एक्विजिशन ये तो कैंसिल हुआ इन द सेंस दोनों भी एंटिटी एक हो गए। अब ये कोर्ट केसेस का कोई भी मीनिंग नहीं है ना, तो इसका जो वैल्यू है, इसका फेयर वैल्यू हम पीसी में से लेस कर देते हैं, राइट, इसका वैल्यू पीसी में से लेस कर देते हैं। चलो ये हमने देखा था। अब आ जाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आ जाओ, इसका पहले तो हम नॉर्मली एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्या होता है। ये वाले चाय वाला पता है, समझो ये वाले चाय वाला ने क्या किया, यहाँ पे फ्रेंचाइजी राइट्स दिया है, किसको दिया है, ए लिमिटेड को, ठीक है। ये वाले चाय वाले ने फ्रेंचाइजी राइट्स दिया ए लिमिटेड को। अब ए लिमिटेड के पास राइट्स है, ये राइट्स कब तक दिया, फॉर एग्जाम्पल समझो फॉर 10 इयर्स, ठीक है, फॉर रुपीज 10 lakhs, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स है ना, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और आफ्टर दी, ऐसा पकड़ लो, 4th ईयर में, ठीक है, 4th ईयर में गेवले वाले ने ये देखा कि ये जो बिजनेस है ना इसका बहुत अच्छा चल रहा है, ये सेंटर में है, तो फिर उस केस में क्या करेगा, ये वाले जो है ना, इसको एक्वायर कर लेगा, ऐसा ये वाले बने का मानना है। अब क्या हो रहा है, ऑलरेडी इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज फ्रेंचाइजी, बरोबर। ऑलरेडी इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जो 10 साल के लिए चलने वाला है, और 10 लाख का लिया है, राइट। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, ये जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है आफ्टर एक्वेशन, ये तो वैलिड नहीं होगा ना, इसको सेटल करना पड़ेगा पहले,
बरोबर। तो फिर इसको सेटल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बताया कि जो परचेस कंसिडरेशन पे करेगा, परचेस कंसिडरेशन पेड बाय येवले टू ए लिमिटेड, ये जो परचेस कंसिडरेशन होगा, एज अ होल परचेस कंसिडरेशन होगा ना। ठीक है, ये जो परचेस कंसिडरेशन होगा, ये पूरा ए लिमिटेड को एक्वायर करने देता होगा। तो यहाँ पे इंडियस 103 बोलता है, अगर ऐसा कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो, और वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। कॉन्ट्रेक्चुअल इन द सेंस यानी क्या, पहले से ही उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स डिटरमाइन थे, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स डिटरमाइन थे कि 10 साल जो है ना ए लिमिटेड ये वाला चाय बेचेगा। बरोबर। बट इन बिटवीन आके एक्वायर कर रहा है, तो इस केस में हमें ये सेटलमेंट का जो है ना, इसको सेटल करने का प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा, या फिर बोलो सेटलमेंट कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सेटलमेंट जो भी कंप्यूट करेंगे, ये वाला पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस या सेटलमेंट जो भी है, दिस विल बी reduced from my purchase consideration। ठीक है, मेरा जो परचेस कंसिडरेशन है उसमें से ये जो अमाउंट है, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेटलमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, वो बता दूंगा क्या है। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कंप्यूट करना है, और उसको हम लेस कर देंगे पीसी में से, एंड द नेट पीसी विल बी कंसिडर्ड एज परचेस कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग। चला, समझा यहाँ तक? क्या बोला, समझा क्या, बताओ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली कैसा होता है अकाउंटिंग। एज पर आईसीए आया, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट पब्लिक लॉस ऑन सेटलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली आईसीए के हिसाब से क्या होगा, कैसे कंप्यूट करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ री एक्वायर्ड राइट माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ री एक्वायर्ड राइट। अभी ये क्या सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, अल्टीमेटली फॉर्मूला ही याद रखना है। बस तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ, सुनो। एस आईसीआई के हिसाब से क्या बोल रहा है, प्रॉफिट और लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे हम। आज के दिन में, इफ इन केस आज के दिन में जो राइट दिया था, कौन सा, ये फ्रेंचाइजी राइट, अगर बेचता है आज के दिन में, तो वो कितना अमाउंट रियलाइज कर सकता है। समझो यहाँ पे पहले तो 10 ईयर्स का बेचा, 10 लाख का बेचा था, ठीक है, 10 ईयर्स का। अब कितना, 4 ईयर्स खत्म हो गया ना, 4 ईयर्स खत्म हो गए। अब 6 ईयर्स के लिए, बचा हुआ 6 ईयर्स के लिए अगर फ्रेंचाइज रेट आज के दिन में बेचता, तो उसको कितना अमाउंट आता, वो फेयर वैल्यू कंप्यूट करो। ठीक है, समझा क्या बोला। देखो, नॉर्मली फ्रेंचाइजी राइट मुझे कंप्यूट करना है फॉर दी रिमेनिंग पीरियड। यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए दिया था, 4 ईयर्स खत्म हो गया, अब 6 ईयर्स बचा हुआ है। ये फेयर वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, ये फेयर वैल्यू दिया होगा, बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, 6 ईयर्स का जो है ना, नेक्स्ट इज 6 ईयर्स का अगर फ्रेंचाइजी राइट किसी को ग्रांट करते इन मार्केट, इन मार्केट ग्रांट करते, तो उस केस में कितना मेरा फेयर वैल्यू है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। कंप्यूट इन द सेंस क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, और ए लिमिटेड के बुक्स में उसका कैरिंग अमाउंट कितना है, जो फ्रेंचाइजी राइट है ना, इसका कैरिंग अमाउंट क्या है वो देखना है। ठीक है, तो दो चीज, फर्स्ट थिंग, अगर आज के दिन में फेयर वैल्यू के बेसिस में आज के दिन में फ्रेंचाइजी राइट किसी को मार्केट में ग्रांट करता हो, तो उसका फेयर वैल्यू देना है। और ए लिमिटेड के बुक्स में मेरा फ्रेंचाइजी राइट का कितना कैरिंग अमाउंट है वो लेना है। ठीक है, फर्स्ट अमाउंट विल बी दैट, एंड नेक्स्ट वाला जो है ना, एक्चुअल पेमेंट फॉर दी री एक्वायर्ड। यानी क्या, एक तो अमाउंट ऐसा हुआ, एक तो अमाउंट मैं देखूंगा कि आज के दिन में अगर मेरा जो फ्रेंचाइजी राइट है उसको बेचूंगा, तो मेरा फेयर वैल्यू क्या होगा, उसमें से लेस कर दूंगा मेरा जो भी कैरिंग अमाउंट है, किसके बुक्स में, ए के बुक्स में। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया, ये अमाउंट इतना आ गया। और सेकेंड थिंग,
अगर एक्चुअली यहाँ पे सेटलमेंट करना है मुझे ए लिमिटेड का, अब यहाँ पे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन होता है। समझो यहाँ पे 10 ईयर्स का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट था, 10 ईयर्स के बीच में अगर कुछ हुआ तो फिर उस केस में ऐसा कुछ टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि अनअमोर्टाइज फीस प्लस उसका 20% मुझे देना पड़ेगा, किसको, ए लिमिटेड को, अगर ये वाले एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को इन बिटवीन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उस केस में अनअमोर्टाइज फीस यानी क्या, 10 lakhs का जो है ना फीस था, 10 lakhs का जो इनिशियल पेमेंट किया होगा ए लिमिटेड ये वाले को। आ जाओ यहाँ पे बताता हूँ अनअमोर्टाइज फीस क्या होता है। अनअमोर्टाइज फी, ठीक है, किसके बुक्स में, ए लिमिटेड के बुक्स में। ए लिमिटेड ने कितना पे किया फ्रेंचाइजी के लिए, ₹10 लाख। कितने सालों के लिए पे किया है, फॉर 10 ईयर्स, राइट। तो फिर यहाँ पे ए लिमिटेड का अकाउंटिंग नॉर्मली क्या होगा, ये जो 10 lakhs है ये 10 ईयर्स के लिए पे किया है ना, ये अमोर्टाइज कर देगा एवरी ईयर, 10 lakhs डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, ये आ जाएगा ₹1 लाख। ठीक है, ये आएगा ₹1 लाख। तो ए लिमिटेड क्या करेगा, ये 10 lakhs को बैलेंस शीट में डालेगा, ठीक है, और बैलेंस शीट से 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसा एक एवरी ईयर वो क्या करेगा पीएनएल में अमोर्टाइज करेगा। चलो, अब यहाँ पे फोर्थ ईयर में ये वाले आ गया, ये वाले आ गया फॉर एक्विजिशन, बरोबर ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी ए लिमिटेड क्या किया होगा, ऑलरेडी 4 ईयर्स का अमोर्टाइज कर दिया होगा ना, 4 ईयर्स का अमोर्टाइज कर दिया होगा। ये एंड में समझ लो, ये एंड में समझ लो, फोर्थ ईयर एंड में क्या आ गया, ये वाले एक्विजिशन के लिए आ गया। अब 4 साल का ऑलरेडी किया होगा, इंटू 4 करो, तो ये ऑलरेडी अमोर्टाइज्ड अमाउंट है। तो मुझे कंप्यूट करना है अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट कितना है, ₹6 लाख। तो फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिटरमाइन होगा कि अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट प्लस 20% देना है, इन बिटवीन एक्विजिशन किया होगा तो, इन बिटवीन एक्विजिशन या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो उस केस में जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे ये अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज माई नेक्स्ट अमाउंट। तो इन दोनों में से जो भी लेस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑन सेटलमेंट एज पर आईसीएआई। समझा क्या बोला, एग्जाम्पल लेके Yes, sir. करते हैं, फिर भी एक बार समझाता हूँ। इजी है, कुछ नहीं है, इजी है। चलो फिर से बताता हूँ, सुनो। ये वाले लिमिटेड है, ये वाले लिमिटेड नहीं, ये वाले चाय वाला, ठीक है, ये वाले चाय वाला है। उसने ए लिमिटेड के साथ क्या किया होगा, एग्रीमेंट किया होगा, क्या, फ्रेंचाइजी कि 10 साल के लिए तू मेरा चाय बेच सकता है, कितना, उसके लिए 10 lakhs दिया होगा, ठीक है। अब ए लिमिटेड क्या करेगा, 10 lakhs पे किया ना, ये 10 lakhs जो है ना ये अमोर्टाइज करेगा 10 ईयर्स के लिए और ये पीएनएल में डालता रहेगा, ठीक है। इतना तो ठीक है, इतना समझ गया। अब फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है, ये वाला आ रहा है और बोल रहा है कि ए लिमिटेड को एक्वायर करना है, क्यों, तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है ए लिमिटेड का, तो फिर एक्वायर करना है। अब एक्विजिशन के टाइम में ये तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। तो इसका सेटलमेंट अमाउंट निकालना है, एंड दैट सेटलमेंट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, लॉस ऑन प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एज पर आईसीआई निकालने का तरीका दिया है, क्या तरीका है सर, चलो सबसे पहले देख लो, या फिर सबसे पहले ये अमाउंट निकालो, कौन सा, एक्चुअल पेमेंट फॉर दी री एक्वायर्ड राइट्स। एक्चुअल पेमेंट ऑफ री एक्वायर्ड राइट्स कैसे कंप्यूट करेंगे हम, समझो ए लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ये भी दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ। ये जो है ना अनअमोर्टाइज अमाउंट जो भी है ना ये भी दिया होगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें नॉर्मली लिखा होता है, अगर इन बिटवीन अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो फिर उस केस में ये वाले वाला जो है ना ये इसको ए लिमिटेड को क्या करेगा, कुछ कंपनसेशन देगा, ठीक है, कुछ कंपनसेशन डिटरमाइन होगा, वो अमाउंट होगा मेरा ये अमाउंट, ठीक है। सेकेंड वन, ये वाला अमाउंट क्या होगा, तो ये वाला ये एक नोशनल अमाउंट समझ लो। नोशनल अमाउंट कैसे कंप्यूट करेंगे, आज के दिन में अगर ये वाले वाला अगर आज के दिन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, मतलब फ्रेंचाइजी राइट्स मार्केट में बेचता है, ठीक है, किसी को देता है, तो फिर उस केस में उसका वैल्यू क्या है वो निकलो, माइनस करेंगे जो भी कैरिंग अमाउंट है किसके बुक्स में, ए लिमिटेड के बुक्स में,
जितना भी कैरिंग अमाउंट है इन द ए लिमिटेड बुक्स, तो फिर उतना पार्ट लेस कर देंगे तो ये नोशनल अमाउंट आएगा। लोअर ऑफ दिस टू विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। और ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट हम क्या कर देंगे, ये मेरा स्टेप 1 है, दिस इज माई स्टेप 1। स्टेप 2, उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे नेट पीसी, विच विल बी ग्रॉस पीसी माइनस लोअर ऑफ अबाउ, विच विल बी माई ग्रॉस पीसी माइनस लोअर ऑफ अबाउ। तो फिर ये मेरा ग्रॉस पीसी कंसिडर नहीं होगा एक्विजिशन अकाउंटिंग के लिए, नेट पीसी विल बी कंसिडर्ड फॉर एक्विजिशन अकाउंटिंग। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसका एग्जांपल लिए क्या बताओ? Yes, sir. एग्जांपल के लिए एक बार मुझे इधर देखना पड़ेगा ना। चलो, एग्जांपल समझो, पीपी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड ए लिमिटेड, ठीक है, फॉर रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ का एक्वायर किया है। हम्म, 1 मिनट, मुझे पहले एग्जाम्पल लिखा मैंने, वो निकालता हूँ मैं। गिव मी अ मिनट। 2 years ago, PP Limited granted a 5 year license to A Limited to operate in US regions। ठीक है, the cost of the license was rupees 2 lakh 50। The contract either party to terminate franchisee at a cost of the unexpired national fee plus 30% at acquisition date is settlement। कितना आता है सेटलमेंट अमाउंट? 2 lakh 50 divided by 5, 1,95,000। PP Limited it sees
जैसे जैसे लिख रहा हूँ रीड करते जाना। अंडर। चलो एक बार ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। ये मॉड्यूल से ही बनाया है मैंने। बस नंबर्स और उसके बाद जो है ना नाम चेंज किया मैंने बस। ये कर लोगे तो मॉड्यूल का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन। डन सर। डन। चलो यहाँ पे बताऊँ मैं। की पॉइंट्स बताओ। तो मेरे यहाँ पे पीसी कितना है, ₹1 करोड़। राइट। देन उसके बाद आगे देखो। द कॉस्ट पूरा ही पढ़ दे क्वेश्चन बेटर है। पीपी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड ए लिमिटेड। ठीक है, पीपी लिमिटेड क्या किया, ए लिमिटेड को एक्वायर कर दिया फॉर ₹1 करोड़। 1 करोड़ का एक्वायर किया। 2 years अगो, 2 साल पहले जो है ना, पीपी लिमिटेड ग्रांटेड अ 5 year लाइसेंस टू ए लिमिटेड। 5 साल का लाइसेंस दिया था टू ऑपरेट इन यूएस रीजन्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। ठीक है, उसके 2 साल पहले क्या हुआ था, पीपी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को कुछ लाइसेंस दिया था कि यूएस रीजन्स में ऑपरेट करने। चलो, द कॉस्ट ऑफ लाइसेंस वाज 250। 250 का जो है ना वो ग्रांट कर दिया था कौन, पीपी लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड को 250 का लाइसेंस ग्रांट कर दिया था। द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज ईदर पार्टी टू टर्मिनेट द फ्रेंचाइजी एट अ कॉस्ट ऑफ एन एक्सपायर्ड इनिशियल फी प्लस 30%। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि जो 250 है, दिस इज द इनिशियल फी। राइट। इनिशियल फी में से 5 साल का है, यहाँ पे कंप्यूट करूं मैं, तो इनिशियल फी 250 है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट इन द सेंस कैंसिल कर देता है, तो फिर उस केस में जो इनिशियल फी है, इनिशियल फी अनएक्सपायर्ड इनिशियल फी यानी अनअमोर्टाइज्ड इनिशियल फी जो भी है, उसका जो भी अमाउंट आएगा उसका प्लस 30% देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 2 साल तो खत्म हो गए ना, 2 साल खत्म हो गए, बस 3 साल बचा है। तो इंटू 3 years प्लस 30% पे करना पड़ेगा। तो कंप्यूट करो, सेम आ रहा है क्या आंसर, 1,95,000। 250 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 30%। यस, 1,95,000 आ रहा है ना। देखो कंप्यूट करके देखना, इट्स इंपॉर्टेंट। यस सर। और जो ये यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी कंप्यूट करना। ठीक है। एट द एक्विजिशन डेट द सेटलमेंट अमाउंट इज 1,95,000। ठीक है, यहाँ पे अपने को सेटलमेंट अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है। चलो, पीपी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड ए लिमिटेड बिकॉज इट सीज हाई पोटेंशियल इन यूएस मार्केट एंड विशेस टू एक्सप्लॉइट इट। यानी क्या, पीपी लिमिटेड को क्या पोटेंशियल दिख गया यूएस मार्केट में, और उसके लिए ए लिमिटेड यूएस मार्केट में ऑलरेडी है, तो फिर ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया तो फिर मेरा काम बन जाएगा, ऐसा सोचा। चलो, पीपी लिमिटेड कैलकुलेट्स दी सॉरी कैलकुलेट्स that under current market conditions to grant 3 year franchisee price would be 4,50,000। यानी क्या, करंट मार्केट कंडीशन में अगर ग्रांट करता है, यानी
3 साल के लिए अगर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करता है किसी के साथ तो फिर 4,50,000 में हो जाता है वो। तो फिर इस केस में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ये देख के क्या लग रहा है तुम्हें? दिस इज नथिंग बट फेयर वैल्यू ऑफ फ्रेंचाइज। यस और नो बताओ। हेलो। Yes, हाँ. 1,95,000 क्या है? 1,95,000 is the actual compensation to be paid. Yes. 1,95,000 is actual compensation to be paid। ठीक है। और हमारे पास पीसी भी है, हमें क्या कंप्यूट करना है यहाँ पे? सिर्फ यहाँ पे कंप्यूट करना है, नेट पीसी कंप्यूट करना है। तो देखो सोल्यूशन में कैसा करेंगे हम। मेरा परचेज कंसिडरेशन पता है कि मुझे? यस सर। परचेज कंसिडरेशन वुड बी 1 crore। ठीक है। देन कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट, या फिर ऐसा बोल लो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस और सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे? फर्स्ट अमाउंट दैट इज फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। ठीक है। फेयर वैल्यू पता है कि मुझे? यस, 4,50,000 दिया है ना क्वेश्चन में फेयर वैल्यू। लेस करो, अब कैरिंग अमाउंट कैसा निकलेंगे? कुछ नहीं, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट जो भी रहेगा वो मेरा कैरिंग अमाउंट रहेगा। तो अनअमोर्टाइज कितना है? 2,50,000 का मेरा कॉस्ट था, 5 years का ये था टोटल पीरियड, उसमें से 3 साल बचा हुआ है विच इज अनअमोर्टाइज। तो कंप्यूट करो तो कितना आता है? 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5 into 3, 1,50,000 माइनस करो 4,50,000 से, तो ये आ जाएगा ₹3,00,000। राइट। एंड सेकेंड मेरा एक्चुअल कंपनसेशन पेड कितना है? ₹1,95,000। राइट। लोअर ऑफ बोथ, लोअर ऑफ बोथ विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑन सेटलमेंट। राइट। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? एज पर आईसीआई, मेरा व्यू भी बताता हूँ इसके ऊपर, बट यहाँ पे आईसीआई के हिसाब से क्या है? लोअर ऑफ अबाव विल बी कंसिडर्ड एज लॉस सेटलमेंट। तो यहाँ पे कितना है वो? ₹1,95,000। तो यहाँ पे नेट पीसी में कंप्यूट करूँ तो ₹1 crore माइनस, अभी इसको क्रॉस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 195 crore। तो 1 - 0.195, 0,195 आएगा। तो मेरा पीसी आ गया, नेट पीसी 9.98.05। ये एज पर आईसीआई सोल्यूशन है। क्या यहाँ तक समझा है क्या बताओ? सिंपल है, कंप्यूटेशन सिंपल है बहुत। यस और नो बोलो। Yes, sir. क्या क्या हमने सिंपली, मेरे पास फेयर वैल्यू तो ऑलरेडी अवेलेबल था, सिर्फ एक कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करना था। सिंपल, मेरा इनिशियल फीस जो भी होगा, जो भी अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 5 years का पीरियड था, इंटू 3 years अनअमोर्टाइज्ड पार्ट, तो इतना आ गया 3 lakhs। और मेरा एक्चुअल कंपनसेशन 1,95,000 है। इन दोनों में से जो कम है उसको मेरा पीसी से लेस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे नेट पीसी आ जाएगा विच विल बी कंसिडर्ड फॉर दी माई एक्विजिशन अकाउंटिंग। कंसिडर्ड फॉर
ठीक है। एक और है, एक अल्टरनेटिव व्यू। यहाँ पे अगर देखोगे ना, सिंपली अगर लॉजिकली देखोगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, एक्चुअल 1,95,000 हम पे कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने हैं। बरोबर। हम पे कर रहे हैं 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने हैं, या फिर 3 लाख, इनमें से दोनों में से जो भी लोअर रहेगा वो हम क्या पे करेंगे फॉर दी सेटलमेंट ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे इसको एज अ टोटल हम लॉस कंसिडर नहीं कर सकते ना। नॉर्मली इन जनरल सेंस बता रहा हूँ, 1,95,000 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टोटल लॉस, क्योंकि 1,95,000 मैं पे कर रहा हूँ, बट कैरिंग अमाउंट भी है ना। 1,95,000 माइनस मैं क्या करूंगा, मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था, व्हाट वाज माय कैरिंग अमाउंट, 1,50,000 ना। 1,95,000 माइनस 1,50,000 विल बी कंसिडर ऑन, मतलब ये जो इनका दोनों का डिफरेंस है वो हम गेन या लॉस कंसिडर कर सकते हैं इन जनरल व्यू। क्या है, आईसीआई ने ऐसा ही किया है, जो एक्चुअल कंपनसेशन पे किया है उसको टोटल क्या माना है, गेन या लॉस माना है। एक मिनट रुक जाओ, तो मैं एक्चुअली में बताता हूँ क्या बताया। ये जो टोटल कंपनसेशन है एज पर आईसीएआई, ये पूरा का पूरा लॉस माना है, बट दिस इज नॉट द लॉस, एक्चुअल लॉस। हम क्या लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे इन जनरल व्यू, लोअर ऑफ अबाउ माइनस कैरिंग अमाउंट। कितना था, 1,95,000, एंड मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था, रुपीज 1,50,000, राइट। तो जो भी डिफरेंस है दैट इज 45,000, दिस विल बी कंसिडर्ड एज लॉस, दिस विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑन सेटलमेंट। बरोबर है ना। उसके लिए मैंने पहले ये मेथड बताया। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली यही बताते हैं, नॉर्मली दिस व्यू इज कंसिडर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, बट यहाँ पे हम आईसीआई के हिसाब से करेंगे। अगर उसके हिसाब से नहीं किया ना, तो फिर उस केस में क्या करता है आईसीआई, मार्क्स काट देता है। तो फिर उसके लिए हम यही मेथड फॉलो करेंगे, बस तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया। दिस इज नॉट द एक्चुअल लॉस ऑन कंप्यूटेशन, मतलब ऑन सेटलमेंट। 1,95,000 माइनस उसका जो कैरिंग अमाउंट है बुक्स में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑन सेटलमेंट। इज दैट क्लियर, बताओ, बोलो। यस सर। पक्का। चलो 1 मिनट में, एक हाँ। दो मिनट बचा है, हम ये इसका हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे नोट नहीं दिया है गैस। ये देखो यहाँ पे, रीएक्वायर्ड राइट्स। अच्छा, एक और चीज भी बताना है मुझे, बता देता हूँ, पहले ये देख लो। रीएक्वायर्ड राइट्स यानी क्या, कॉन्ट्रेक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, एन एक्वायरर मे री एक्वायर अ राइट दैट हैड प्रीवियसली ग्रांटेड टू द एक्वायरी to use one or more of the acquirer's recognized or unrecognized asset, includes trade name, franchisee agreement और rights to use the acquirer's technology वगैरह। ठीक है, अगर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, the acquirer will compute gain or loss on settlement of such pre existing relationship, और उसको क्या करेगा, it will be routed through PNL, पीएनएल के थ्रू रूट करेगा, एंड देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन गुडविल एंड बार्गेन परचेस। गुडविल और बार्गेन परचेस में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, हम डायरेक्टली नेट पीसी कंप्यूट करते हैं और वही यूज करते हैं हम एक्विजिशन अकाउंटिंग के लिए। तो देखो कैसे कंप्यूट करना है उसको, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ रीएक्वायर्ड राइट्स। ठीक है, आज के दिन में अगर जो भी रीएक्वायर्ड राइट्स है उसको मार्केट में बेचता हो, तो फिर उस केस में उसका फेयर वैल्यू क्या रहेगा, वो माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन राइट, जो भी गिवन राइट्स का क्या कैरिंग अमाउंट है, और एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड एज कंपनसेशन। इन दोनों में से जो भी लोअर है उसको लेस कर देगा, तो फिर नेट पीसी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एज पर आईसीएआई। लोअर विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑन सेटलमेंट। ठीक है, ये मैंने एडिशनल दिया है, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। कैसा, लोअर ऑफ अबाउ माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड फीस इफ एनी रहेगा, तो फिर उस केस में हम उसका गेन और लॉस ले लेंगे।
या फिर इसको डिलीट ही करके फिर अपलोड करता हूँ। एज पर आईसीआई चलना है हमने को। ठीक है, एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं और उसमें ज्वाइन करते हैं। हम्म। अब ये देखा कि यहाँ पे जो है ना राइट एक्वायर हो रहा है, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप था, पहले का जो रिलेशनशिप था वो ऑफिस फिर से रिक्वायर रीएक्वायर हो रहा है। जब रीएक्वायर हो रहा है तो वो कौन से वैल्यू में होगा वो देखना होगा। वो जो भी फेयर वैल्यू है, जो भी फेयर वैल्यू है उसी वैल्यू में हम रिकग्नाइज करेंगे इन आर बुक्स। देखो, अ रीएक्वायर्ड राइट recognized as an intangible asset shall be amortized over the remaining contractual life of the contract in which the right was granted. An acquirer that subsequently sells a reacquired right to a third party shall include the carrying amount of intangible asset। अच्छा, यहाँ पे मेन नहीं लिखा है क्या? देखो, आ जाओ लिखाओ। reacquired right shall be recognized at fair value। ठीक है, जो फेयर वैल्यू है वही फेयर वैल्यू में हम रिकग्नाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल में बताऊँ, फ्रेंचाइजी का जो जो राइट था, यानी फेयर वैल्यू था कितना, 4,50,000 था। तो 4,50,000 में हम फिर से हम एक इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज करेंगे। और आगे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे 4,50,000 का हमने इंटेंजिबल रिकग्नाइज कर लिया। कितने साल का है ये, और कितने साल बचा था, 3 साल बचा था, तो ये 4,50,000 3 साल के लिए अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, और अगर इन केस ये फिर से अगर फिर से फर्दर रीसेल हुआ है, फर्दर रीसेल करेंगे तो उस केस में हम कैरिंग अमाउंट के साथ हम लोग गेन या लॉस कंप्यूट कर लेंगे। ठीक, चलो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर रीड कर लो एक बार, 19। डन सर। डन सर। हेलो। 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 डन। हेलो। यस सर, डन। हेलो। हेलो। Am I audible? No, you are not audible. I guess नहीं, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा, पता नहीं, देर इज सम इशू। नहीं नहीं। नहीं तो फिर ये ज्वाइन रीज्वाइन करने में थके हुए हैं। नहीं। चलो, देख तो ये वड़ा पाव लिमिटेड is a successful company, has a number of own stores across India and also offers franchisee to other companies। ठीक है, दूसरे कंपनीज को फ्रेंचाइजी भी देता है। Efficient is one of the franchisee of वड़ा पाव लिमिटेड and is operate number of stores in South India। ठीक है, Efficient भी जो है ना is one of the franchisee of वड़ा पाव लिमिटेड। वड़ा पाव लिमिटेड का जो है ना फ्रेंचाइजी कौन है? Efficient।
आगे देखिए, वड़ा पाव लिमिटेड डिसाइड्स टू एक्वायर एफिशिएंट ड्यू टू इट्स ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड अकॉर्डिंगली परचेज द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन 1 अप्रैल X2। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, एफिशिएंट लिमिटेड जो है ना, ये साउथ इंडिया में डील कर रहा है। अब ये साउथ इंडिया में डील कर रहा है, इसका जो ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से जो वड़ा पाव लिमिटेड है वो एफिशिएंट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। अब ये आगे बोल रहा है, ऑन द एक्विजिशन डेट वड़ा पाव लिमिटेड डिटरमाइंस दैट लाइसेंस एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट टर्म्स। तो आज के मार्केट में जो टर्म्स है उसी के बेसिस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट में 1 लाख चल रहा है और मेरा री एक्विजिशन भी 1 लाख में ही हुआ है। तो हम कैसे कंप्यूट करते हैं, वो कंप्यूट करते हैं ना लोअर ऑफ, ठीक है, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, राइट, और फिर एक्चुअल एक्चुअल कंपनसेशन पेड। अब यहाँ पे कंपनसेशन पेड वो दिया नहीं है अपने को, बट यहाँ पे फेयर वैल्यू के टर्म पे यानी कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू इज इक्वल। तो 1 लाख माइनस 1 लाख करो तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, बरोबर। यहाँ पे जीरो आएगा और लोअर ऑफ दी बोथ वी विल कंसिडर एज लॉस ऑन सेटलमेंट या गेन ऑन सेटलमेंट, राइट। तो फिर यहाँ पे जीरो आएगा, तो फिर कुछ लॉस और गेन नहीं आएगा। समझा क्या बोला? देखो, तो वड़ा पाव लिमिटेड will record franchisee as an intangible asset reacquired, right, while doing purchase price allocation, and since it is a market terms, no gain or loss will be recorded on settlement। क्लियर है? बताओ। फिर से हो गया क्या इशू? नो सर, क्लियर है। हाँ, ओके, चलो। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक ही क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में री एक्वायर्ड राइट्स के रिलेटेड है। तो एक बार अच्छे से रीड कर लो ये क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन से मैंने एग्जाम्पल बनाया था। इनकी देखने के बाद, मतलब क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे ये भी बताना कि लॉस ऑन सेटलमेंट कितना होगा। और मुझे ये भी चाहिए कि वो जो फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करते हैं ना, वो वाला, और कितना अमाउंट हम पे करेंगे वो पूरा। लॉस ऑन सेटलमेंट बता दो मुझे कितना आएगा।
डन। यस। बोलो कितना आ रहा है, लॉस ऑन सेटलमेंट एक या मिनट गेन में। जो भी है। 2,70,000। 2,70,000? कैसा? अभी फेयर वैल्यू 4,50,000 है। हम्म। ओके। और सेटलमेंट अमाउंट 1,80,000। ओके। नहीं, 1,80,000 नहीं आएगा। 1,80,000 नहीं आएगा? 1,50,000 आएगा ना। भाई कैसा, एक बार बता दो मुझे। देन विल डिस्कस, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम फिर। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? 270। ₹2,70,000। ठीक है चलो। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एबीसी लिमिटेड एक्वायर्स पीक्यूआर लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1 करोड़। कितना? 1 करोड़ का मेरा पीसी है। 4 years अगो, 4 साल पहले जो है ना, एबीसी लिमिटेड हैड ग्रांटेड अ 10 year लाइसेंस अलाउिंग पीक्यूआर लिमिटेड टू ऑपरेट इन यूरोप। ठीक है, क्या हो रहा है? 4 साल पहले जो है ना, यहाँ पे जो पीक्यूआर को एबीसी लिमिटेड ने लाइसेंस ग्रांट किया था कि यूरोप में क्या करो तुम लोग, जो भी सेल गुड से सेल करो, जो भी करो, यानी एबीसी लिमिटेड का जो भी एक्टिविटीज है उसने लाइसेंस दे दिया किसको? पीक्यूआर को, कि ऑपरेट करने यूरोप में। आगे क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ लाइसेंस वॉज ₹2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार एक समरी बनाते हैं ना साथ साथ में। ए बी ची, ये एक्वायर किया पीक्यूआर, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, बिजनेस वाला, हाँ। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप था, और यहाँ पे इट वॉज फॉर 10 years आई गेस ना। 10 years, हाँ। टोटल इट वॉज फॉर 10 years, बट आफ्टर 4 years एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड पीक्यूआर लिमिटेड। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज ईदर पार्टी टू टर्मिनेट, यानी क्या दोनों में से कोई भी टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, द फ्रेंचाइजी एट अ कॉस्ट ऑफ अनएक्सपायर्ड इनिशियल फी प्लस 20%। ठीक है, तो फिर इनिशियल फी कितना था मेरा? 2 लाख, 2,000, 2,50,000 ना, हाँ 2,50,000। तो यहाँ पे टर्मिनेशन फी बोल सकता हूँ मैं इसको। कितना ही है? ₹2,50,000 इनिशियल फीस है। 10 साल के लिए दिया हुआ था, राइट? मेरा 10 years का था ना, उसमें से 4 साल बीत गया, तो अनएक्सपायर्ड वाला कितना करूंगा? इंटू 6 years, प्लस, प्लस कितना? 20% प्लस करना है, 20% एडिशनल देना पड़ेगा इस पे। तो कंप्यूट करो कितना आता है। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6 प्लस 20%। आई गेस ये आ रहा है रुपीज, कितना आ रहा है? 180। 180, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द सेटलमेंट अमाउंट इज ₹1,80,000। ये भी क्वेश्चन में दिया है, हमने कंप्यूट भी किया है, क्वेश्चन में भी दिया है। चलो, ABC Limited has acquired PQR because it sees high potential in European markets and wishes to exploit it. ठीक है, ABC Limited calculates that under a current economic conditions at the current prices, it would grant a 6 years franchisee agreement for ₹4,50,000। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर आज के दिन में देखें, 6 साल का जो भी है ना फ्रेंचाइजी राइट, वो 4,50,000 में ग्रांट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे सिंपली अगर बोलूं मैं, तो मेरा यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना हुआ? फेयर वैल्यू ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट इज ₹4,50,000।
बरोबर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे कंप्यूट यस करना है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट माई अनएक्सपायर्ड या अनअमोर्टाइज फीस। अनअमोर्टाइज फीस कितना है बताओ? ₹250 डिवाइडेड बाई 10 years इंटू 6 years। यहाँ पे 20% ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कंप्यूट कर रहे हैं। तो 250 डिवाइडेड बाई 10 years इंटू 6। तो यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया? इस 1,50,000। ये तीन अमाउंट क्लियर है क्या, कैसे कैसा है? ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। ये जो है ना हमने कंप्यूट किया। इज दैट क्लियर बताओ? यस सर। हम्म। अब मुझे कंप्यूट करना है कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और गेन ऑन सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या करते हैं, सबसे पहला अमाउंट फेयर वैल्यू लेस, हम करते हैं कैरिंग अमाउंट। राइट? फेयर वैल्यू इज ₹4,50,000 and carrying amount is ₹1,50,000. This comes out to be ₹3,00,000. Yes or no? बोलो। यस सर। हाँ। सेकेंड वाला क्या रहेगा मेरा? एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर सेटलमेंट कितना है ये? 1,80,000। ब्रदर यहाँ पे कंप्यूट किया ना हमने, ये रहा 1,80,000। लोअर ऑफ अबाउ ले लेंगे। लोअर ऑफ अबाउ इज ₹1,80,000। दिस इज लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ। अब यहाँ पे लॉस क्यों बोल रहा हूँ सर, बार बार लॉस क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे आईसीआई ने डिटरमाइन किया है कि हमें देखना है वेदर दी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फेवरेबल टू द एक्वायरर और अनफेवरेबल टू द एक्वायर। वो बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे ये यहाँ तक समझा के बताओ यस सर। कैसे कंप्यूट किया, समझा? तुम्हारा आंसर 2,70,000 कैसे आ रहा था? हम्म? वो 3 लाख की जगह 270 आया था। कौन सा 3,00,000? अच्छा यहाँ पे क्या? फिर भी हम टू दोनों में से लोअर हम्म। लेते हैं ना, तो 1,80,000 ही हाँ। आता था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया अभी। यस। हम्म। हम अब कंप्यूट करेंगे नेट पीसी। नेट पीसी विल बी मेरा ग्रॉस पीसी, ग्रॉस पीसी माइनस गेन ऑन सेटलमेंट। ये हम क्योंकि यहाँ पे जो गेन और लॉस है वो पीएनएल के थ्रू रूट करते हैं। तो ₹1 करोड़ माइनस जो भी ₹1,80,000 था, तो कितना आता है? 1 माइनस पॉइंट, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 9.82 करोड़। राइट? यहाँ तक समझ में आएगा? दिस विल सर बी 0.982 आएगा। 0.982 आएगा क्या? सॉरी, आई एम सॉरी, 0.982 करोड़। राइट, 98,20,000 आएगा। दिस विल बी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, दिस विल बी कंसिडर्ड। मैं देख रहा था यार तुम्हारा ध्यान है क्या नहीं करके। है। और एक्विजिशन अकाउंटिंग। चलो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, सर बार बार क्यों यहाँ पे लॉस बोल रहे हो? बार बार क्यों लॉस बोल रहे हो? तो नॉर्मली आईसीए ने एक फॉर्मूला डिटरमाइन किया है क्या। यहाँ पे मुझे सबसे पहले चेक करना है मुझे वेदर दी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फेवरेबल या अनफेवरेबल टू द एक्वायरर। ठीक है? फेवरेबल या अनफेवरेबल कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इनिशियली जब एक्वायरर जो है ना, कहा गया मेरा एक्वायरर, हाँ, यहाँ पे एबीसी लिमिटेड।
ठीक है, इनिशियली जो ग्रांट किया था, जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का, वो उसका कैरिंग अमाउंट कितना है, 1,50,000 है ना, उसका अमाउंट 1,50,000 है, बरोबर। बट आज के दिन में अगर वो ग्रांट करता है, जो भी लाइसेंस है, उसका अमाउंट कितना है, 4,50,000। तो यहाँ पे देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इज अनफेवरेबल टू एबीसी, बरोबर ना। आज के दिन में अगर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बेचता है, यानी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट करता है किसी से, तो उस केस में उसको कितना मिलता था, 4,50,000, बरोबर, 4,50,000 मिलता था। बट उसने कितने में किया था, हमने कंप्यूट किया 1,50,000, बट नॉर्मली देखा कंप्यूटेशन के हिसाब से 1,50,000 आ रहा है। तो फिर 3 लाख इज अनफेवरेबल टू एबीसी, राइट। तो उसके लिए हम बार बार लॉस बोल रहे हैं, सिंपल। आ जाओ, ये जो है ना, ये हमारा सोल्यूशन है, ऐसा भी करोगे तो मार्क्स मिलेगा। और ये आईसीआई का सोल्यूशन है, आईसीआई का सोल्यूशन रीड कर लेते हैं। एज पर इंडिया 103, सोल्यूशन समझा ना, कैसा कंप्यूट किया यस हमने। सर। As per Ind AS 103, the acquirer and acquiree will have the relationship that existed before they contemplated the business combination, referred to here as pre-existing relationship. तो simply यहाँ पे definition की acquirer और acquiree के बीच में कुछ relationship हो सकता है पहले, ये business वाला relationship. A pre-existing relationship between the acquirer and acquiree may be contractual, contractual भी हो सकता है, for example vendor and customer और licensor और licensee, और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है, जैसा यहाँ पे प्लांटिफ और डिपेंडेंट कोर्ट केसेस सिंपली। तो दो तरीके के, सिंपली अगर बोलूं मैं, प्री एग्जिस्टिंग के दो हमने देखा था, एक कॉन्ट्रेक्चुअल और एक नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। आगे क्या बोल रहा है, जो भी है, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली नॉर्मली हम जो उसका फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू लेस कर देते हैं, वो भी देखा था हमने। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में फेयर वैल्यू डायरेक्टली लेस कर देते हैं, हमारे कहाँ पे से, पीसी में से, टू कंप्यूट नेट पीसी, राइट। अगर प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है तो क्या करेंगे, देखो, द अमाउंट बाय विच द कॉन्ट्रैक्ट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल और अनफेवरेबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्वायरर, एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कंप्यूट करता हूँ कि या फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये दोनों चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पे आज के डेट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट दे देता है तो फिर उस केस में फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट 4,50,000 में होता था, यानी आज का कैश फ्लो 4,50,000 होता था। बट एक्चुअली हमने कितने में किया, 1,50,000, यानी कम में किया है ना कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर दिस 3 lakhs इज अनफेवरेबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्वायरर, राइट। When compared with terms of for the current market transaction for the same or similar items, unfavorable contract is a contract that is unfavorable in the terms of current market terms. It is not necessary an erroneous contract in which unavoidable cost of meeting the obligation under the contract exceeds the economic benefits to be received under it. यहाँ पे जो बताया ना, ये ओरेनियस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इंडिया 37 में पढ़ने वाला हम, ठीक है। ओरेनियस कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, नेवर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर कैंसिल कर रहा है तो उसमें कुछ चार्जेस लगाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चार्जेस लगाते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं ओरेनियस कॉन्ट्रैक्ट का जो चार्जेस है, उसका जो मेरा बेनिफिट्स मिलने वाला है इन फ्यूचर यूज करने वाला हो, वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर कंटिन्यू करता हो तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या मिलता है, ठीक है। अगर ये दोनों, अगर मेरा बेनिफिट ज्यादा है तो कंटिन्यू करूंगा, अगर बेनिफिट्स नहीं है तो फिर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा। तो ये नॉर्मली एक ब्रीफ आइडिया दिया, इंडिया 37 में डिटेल में पढ़ेंगे। The amount of any stated settlement provision in a contract available to the counterparty to whom the contract is unfavorable, यानी क्या, this is nothing but my actual settlement amount। cool। तो पहले वाला हमने क्या, फेवरेबल अनफेवरेबल निकाल लिया, और एक्चुअल फेवरेबल अनफेवरेबल इन द सेंस क्या है, ये फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। चलो, ये आगे का कहानी दिया है, एक बार देख लो। बस यहाँ पे बताया कि बेस्ड ऑन द अबाउ इंस्टेंट लाइसेंस इज रिकग्नाइज्ड एज 4,50,000, क्योंकि फेयर वैल्यू के बेसिस में हमने रिकग्नाइज करना है। दिस इज अबाउट री एक्वायर्ड राइट्स। क्या हो गया पेन को, चलो अब देखो कंप्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 3 lakhs which is the amount by which the right is unfavorable to एबीसी, सॉरी, क्या है, 3 lakhs जो है अनफेवरेबल, ये कैसे कंप्यूट किया, वही फेयर वैल्यू 4,50,000 है माइनस रुपीज 1,50,000, यही अमाउंट यहाँ पे आ गया, which is called as unfavorable contract from ABC. Compared to the market terms, this is the difference between the amount that ABC could receive for granting a similar right of 4,50,000 compared to the carrying amount.
दैट इज ग्रांटेड 1,50,000, यानी कैरिंग अमाउंट हमने कंप्यूट कर लिया। और 1,80,000 जो है ना, ये क्वेश्चन में दिया था, एक्चुअल सेटलमेंट है। तो यहाँ पे देखो, लोअर ऑफ द लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 1,80,000। देयर फॉर आउट ऑफ 1 crore पेड, 98.2 lakhs is accounted for consideration of business combination, and 1,80,000 जो है ना, ये सेपरेटली पीएनएल में लेके जाएंगे हम लॉस ऑन सेटलमेंट करके। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली अगर बोलूँ मैं, तो 1,80,000 मेरा जो अमाउंट है, 1,80,000 जो सेटलमेंट अमाउंट है, माइनस रुपीज 1,50,000, दिस विल बी कंसिडर, जो 30,000 आ रहा है ना, ये 30,000 नॉर्मली कंसिडर करते लॉस ऑन सेटलमेंट। बट आईसीआई ने ऐसा सोल्यूशन दिया है, तो फिर आईसीआई को ही फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मली जनरल सेंस रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, ये वाला जो है ना कंप्यूटेशन, ये वाला होता है। बट एग्जाम में जब लिख रहे हो तो ये लिखना पड़ेगा, ये रट्टा मारना पड़ेगा कि जो हम कंप्यूट करेंगे A 1,80,000, वही मेरा क्या होगा, लॉस ऑन सेटलमेंट होगा। इज दैट क्लियर? अगर ये पूरा तुम अगर एग्जाम में प्रोड्यूस करना चाहोगे, तो फिर ये होने वाला चीज नहीं है। इसमें से तुम क्या करोगे, पहले वाला चीज बता सकते हो कि मेरा दो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। ठीक है, ये तो हो सकता है। सेकेंड थिंग क्या, ये वाला अगर याद होता तो कर लो, नहीं तो फिर डायरेक्टली ये वाला पार्ट कर लो। डायरेक्टली ये जो अपना गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट है ना, ये वाला डायरेक्टली पार्ट करोगे भी ना, तो फिर मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है, बताओ। यस सर। हम्म। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 एक बार रीड कर लो। डन सर। डन। ये है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के रिलेटेड। कर सकते हो क्या, बताओ। 4 मिनट बचे हैं हमारे पास, तो बस सिंपली फटाफट आंसर मत देखना, फटाफट यहाँ पे मुझे नेट पीसी कितना होगा वो बताओ। ऐसा ही करना पड़ेगा यार, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है। नेट पीसी कितना होगा? क्या हुआ? सिंपल है बहुत। हम क्या करते हैं नॉर्मली, पीसी में से जो फेयर वैल्यू ऑफ कोर्ट केसेस कुछ है वो लेस कर देंगे, बरोबर ना? यस सर। हम्म। क्या हुआ, इशू क्या है, समझ में नहीं आया? फिर से बताओ, फिर से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रोग्रेसिव लिमिटेड इज बीइंग sued बाय रिग्रेसिव लिमिटेड फॉर एन infringement of a patent as on 31st March 2000 X2, Progressive Limited recognized 10 million liability related to the litigation। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोग्रेसिव को, प्रोग्रेसिव को क्या हो रहा है, रिग्रेसिव क्या है, केस डाला है, और प्रोग्रेसिव लिमिटेड इज बीइंग sued फॉर द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ पेटेंट। ठीक है, और प्रोग्रेसिव जो है ना, इसने 10 मिलियन का लाइबिलिटी रिकग्नाइज किया है इसके रिलेटेड। चलो आगे क्या है, ऑन 30th July X2, Progressive Limited acquired the entire equity of Regressive Limited for 500 million। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव ने रिग्रेसिव को एक्वायर कर लिया, कितना, 500 मिलियन का। अब टोटल 500 मिलियन का एक्वायर कर लिया, ठीक है। ऑन दैट डेट द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द अनएक्सपेक्टेड सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन इज 20। यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लिटिगेशन जो भी है ना, दिस इज नथिंग बट माई फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ लिटिगेशन इज 20। तो सिंपली क्या करूंगा, मेरा पीसी इज
500, तो नेट पीसी कितना होगा? 500 माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लिटिगेशन 20 लेस कर दूंगा, 20 मिलियन। तो रुपीज 480 विल बी माई 480 will be my net PC. This will be considered for the purpose of acquisition accounting. यानी क्या? स्टेप 3 जो है ना, स्टेप 3 हम पीसी कंप्यूट करते हैं, उसमें ये अमाउंट यूज करेंगे। ठीक है। अब एक और चीज है, प्रोग्रेसिव ने क्या किया? प्रोग्रेसिव ने 10 मिलियन का लाइबिलिटी रिकग्नाइज किया था, राइट? 10 लाख का लाइबिलिटी प्रोविजन रिकग्नाइज करके रखा था। बट यहाँ पे एक्चुअल लाइबिलिटी कितना है? 20 मिलियन का है ना। तो एडिशनल 10 लाख करना पड़ेगा प्रोग्रेसिव को, बरोबर? एडिशनल 10 लाख रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इसका जो सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। कहाँ आ गया मेरा क्वेश्चन? हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 ना। आ जाओ यहाँ पे समझाता हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोग्रेसिव पी और आर लिखे था, पी और आर है, इन दोनों के बीच में कुछ कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है। पी इज बिंग sued फॉर डैमेजेस। ठीक है। अब यहाँ पे डैमेजेस स्यू करना है, तो फिर पी लिमिटेड, जो भी पी है, हैज रिकग्नाइज्ड, और 10 मिलियन ना, हाँ 10 मिलियन एज लाइबिलिटी। ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या हुआ यहाँ पे? पी ने आर को एक्वायर कर लिया फॉर रुपीज 500 मिलियन। ठीक है। बस यहाँ पे मुझे बोल रहे कि जो लाइबिलिटी था ना, मेरा लाइबिलिटी कोर्ट केस वाला, वो रुपीज 20 मिलियन है। ये फेयर वैल्यू है, एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहे ऑन द एक्विजिशन डेट की 20 मिलियन है। तो उस केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं? नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के केस में आ जाओ, तुम्हें फिर से एक बार ब्रीफ दे देता हूँ उसका। देखो, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं? कुछ कोर्ट केसेस वगैरह कुछ है, तो सबसे पहला नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका फेयर वैल्यू निकाल देते हैं कि क्या फेयर वैल्यू है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का। जो ये कोर्ट केस है उसका फेयर वैल्यू कंप्यूट करते हैं, और वो कोर्ट का फेयर वैल्यू वो लेस कर देते हैं फ्रॉम ग्रॉस पीसी। और उसके बाद मुझे क्या नेट पीसी मिल जाएगा? वो नेट पीसी विल बी यूज फॉर दी एक्विजिशन अकाउंटिंग। तो सिंपल है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में भी सिंपल। यहाँ पे मेरे पास 500 का ये है, तो नेट पीसी कंप्यूट हो जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है ना मेरे पास, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज रुपीज 20 मिलियन, बरोबर? तो नेट पीसी कंप्यूट होगा ग्रॉस पीसी माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ग्रॉस पीसी आके कितना है मेरा? 500 मिलियन। एंड नेट पीसी आके, सॉरी, फेयर वैल्यू इज 20 मिलियन। तो नेट पीसी मेरा कितना आ जाएगा? रुपीज 480 मिलियन, राइट? ठीक है। अब आगे देखो, तो पी लिमिटेड ने क्या किया था? पी लिमिटेड रिकग्नाइज लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 10 मिलियन, राइट? बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी टेकन इज रुपीज 20 मिलियन ना। तो ये जो एक्सेस गैप है 10 मिलियन का, वो रिकग्नाइज करना पड़ेगा, बरोबर? एक्सेस जो है ना, 10 मिलियन का लॉस हो रहा है ना, लाइबिलिटी हमने 10 मिलियन का रिकग्नाइज किया था, बट सेटलमेंट 20 मिलियन में हो रहा है, तो लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा ना। तो लॉस ऑन सेटलमेंट ऐसा पकड़ लो, तो कितना आ गया? 20 मिलियन इज माई फेयर वैल्यू, और 10 मिलियन ऑलरेडी रिकग्नाइज किया था, तो ये 10 मिलियन इज लॉस ऑन सेटलमेंट। और इसको हम कहाँ से रूट करेंगे? दिस विल बी रूटेड थ्रू पीएनएल। समझा? बोलो। यस सर। हम्म। देखो तो आंसर में वही है क्या? In the above scenario, the litigation is in substance settled with the business combination. Business combination से वो जो litigation है वो cancel हो गया, and accordingly यहाँ पे रुपीज 20 मिलियन का is being fair value of litigation will be considered as paid for the settling the litigation claim and will not be included in the business combination. Business combination में include नहीं करते हम इसको। Accordingly, the purchase price will be reduced by 20 million. मेरा purchase price कितना है? 500 मिलियन है ना।
देखो 500 million में से लेस कर दो 20 million, बस. एंड द डिफरेंस बिटवीन 20 and 10 million will be recorded in income statement of Progressive Limited as loss on settlement of litigation. ठीक है, क्लियर है, बताओ. यस सर। वेरी गुड. और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है. चलो एक बार तुम्हें दोनों भी एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ. कौन सा? नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एंड हम देख रहे थे क्या? प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में दो चीजें हैं. एक है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल. नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल यानी क्या? पहले से उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट क्या है, कुछ कोर्ट केसेस या कुछ ऐसा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता रहेगा. तो उस केस में सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. क्या करेंगे हम? जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का जो फेयर वैल्यू है ना, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का जो फेयर वैल्यू है वो हम ग्रॉस पीसी से लेस कर देंगे, और हम नेट पीसी एक्विजिशन अकाउंटिंग के लिए ले लेंगे. एक्विजिशन अकाउंटिंग इन द सेंस क्या? स्टेप 3 ऑफ परचेस कंसिडरेशन. स्टेप 3 हम कंप्यूट करेंगे ना परचेस कंसिडरेशन, उसमें हम ये नेट पीसी ले लेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप. अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में क्या है? हमें क्या करना पड़ेगा? जब दोनों एंटिटी एक्वायर हो जाएंगे, एक दो एंटिटी के बीच में कुछ पहले से रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप इन द सेंस बिजनेस रिलेशनशिप था उन दोनों के बीच में, और अब क्या हो रहा है? एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को एक्वायर कर रहा है. ठीक है. इस केस में ये जो भी अकाउंटिंग है इसको भी पीएनएल के थ्रू रूट करते हैं हम. तो फिर यहाँ पे पीएनएल के थ्रू रूट करने सबसे पहले सेटलमेंट ऑन लॉस, लॉस ऑन सेटलमेंट कंप्यूट करना पड़ेगा. वो हमने कैसा कंप्यूट किया है? देखो, तो फेयर वैल्यू ऑफ री एक्वायर्ड राइट्स, जो भी री एक्वायर्ड राइट्स है उसका फेयर वैल्यू लेगा, माइनस करूंगा उसका कैरिंग अमाउंट जो भी है, ये पहला अमाउंट आ जाएगा नोशनल अमाउंट. और एक्चुअल अमाउंट जो भी पेमेंट करूंगा, इन दोनों में से लेसर ऑफ द बोथ विल बी कंसिडर्ड फॉर क्या? लॉस ऑन सेटलमेंट एज पर आईसीआई. आईसीआई ऐसा ही करते तो हम भी ऐसा ही करेंगे. ठीक है. और जो भी रीएक्वायर्ड राइट है, जो भी रीएक्वायर्ड राइट है, दैट विल बी रिकग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट एट द फेयर वैल्यू. यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया. देखो, रीएक्वायर्ड राइट विल बी रिकग्नाइज्ड एट रुपीज 4,50,000. 4,50,000 क्यों? क्योंकि उसका फेयर वैल्यू 4,50,000 था. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यस सर। देन विल मूव फॉरवर्ड. अब आ जाएंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. व्हाट इज दिस नॉट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? समझो, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ. पीपी लिमिटेड है. पीपी लिमिटेड ने क्या किया? एक्वायर कर लिया किसको? ए लिमिटेड को. राइट. कितना एक्वायर किया? ये इंपॉर्टेंट है ना. 80% एक्वायर किया. तो हमने डिस्कस तो किया था एक पावर वाला चीज, पावर इन द सेंस, अगर पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर करेगा, यानी या डायरेक्टली दो चीजों से, दो मेथड से एक्वायर कर सकता है नॉर्मली. वन इज नेट एसेट मेथड. नेट एसेट मेथड में क्या होता है बताओ? मेरा एंटिटी ये जो ए लिमिटेड जो है ना, क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या नेट एसेट मेथड में? नेट एसेट मेथड में क्या होता है? ए लिमिटेड का जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वो पीपी लिमिटेड एक्वायर कर लेगा. तो यहाँ पे क्या ए लिमिटेड विल बी इन एग्जिस्टेंस? बताओ. नो। होगा क्या एग्जिस्टेंस में? नहीं. वेरी गुड. तो फिर यहाँ पे पीपी लिमिटेड, सॉरी, ए लिमिटेड विल नॉट बी इन एग्जिस्टेंस. बट एक और मेथड था, सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट मेथड हमने देखा था, जिसमें पीपी लिमिटेड अगर मोर देन 51% ऑफ ए लिमिटेड का शेयर जो है अगर एक्वायर कर लेता है, तो पीपी लिमिटेड को क्या आएगा? वोटिंग पावर आ जाएगा. पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज पेरेंट. बरोबर. तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, पीपी लिमिटेड ने अब क्या किया? 80% एक्वायर कर लिया. किसमें? 80% ए लिमिटेड में एक्वायर किया. तो इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं ना, इसको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं. व्हाट डू वी से दिस? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ठीक है. तो बचा हुआ 20% को क्या बोलेंगे सर? बैलेंस 20% विल बी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. हम प्यार से इंटर में ये भी देखा था, इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोलते थे. राइट. तो ये बेसिक सा लॉजिक है. क्या लॉजिक है सर? अगर समझो पेरेंट का जो भी होल्डिंग नहीं है, किसमें? सब्सिडरी में.
उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब नॉर्मली ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना, इसको कंप्यूट करने दो मेथड दिया है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नॉर्मली दो मेथड दिया है। सबसे पहला प्रपोर्शनेट मेथड, ठीक है, सबसे पहला प्रपोर्शनेट मेथड, एंड अदर वन इज फेयर वैल्यू मेथड। एक एक मेथड हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब प्रपोर्शनेट मेथड यानी क्या है, समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने क्या किया, एक्वायर कर लिया ए लिमिटेड को, ठीक है। अब एक्वायर करेगा तो सारे नेट असेट्स एक्वायर करेगा, यहाँ पे ऐसा लिखूं, एक्वायर्ड ऑल नेट असेट्स ऑफ ए लिमिटेड। नेट एसेट्स मतलब समझाओ, यहाँ पे क्या है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, टोटल जो भी आ रहा है, यानी असेट्स भी ले लिया और लाइबिलिटीज भी ले लिया, ठीक है। अब नेट असेट्स ले लिया, तो फिर यहाँ पे जो ए लिमिटेड का नेट असेट्स है, इसके ऊपर जो भी परसेंटेज है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो भी परसेंटेज है, अगर वो अप्लाई कर लेंगे, नेट असेट्स इनटू नॉन कंट्रोलिंग परसेंटेज, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एनसीआई का वैल्यू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वैल्यू, एज पर प्रोपोर्शनेट मेथड। मतलब लॉजिक सिंपल है क्या, नेट एसेट्स है ए लिमिटेड का, ए लिमिटेड का यहाँ पे नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स में एक पार्ट किसको, अपना पेरेंट को बिलोंग होगा, और दूसरा पार्ट किसको, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, बरोबर। उसी के लिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनेट मेथड। समझा यहाँ तक, बताओ। कैसा? क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, अगर प्रोपोर्शनेट मेथड है तो फिर फॉर्मूला ही याद रखना है हमें। क्या फॉर्मूला है, नेट असेट्स इंटू परसेंटेज ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इशू है, पता है क्या, क्या, जब भी हम प्रोपोर्शनेट वैल्यू मेथड से, जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट मेथड से हम कंप्यूट करते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो हम पीसी में देखा जो गुडविल कंप्यूटेशन है ना, यहाँ पे गुडविल कंप्यूटेशन देखा था हमने, याद है क्या कुछ गुडविल कंप्यूटेशन, ये फिर से मैं रिवाइज करवाना पड़ेगा मुझे ना, 6 स्टेप वो पूरा। तो क्या करते हैं हम नॉर्मली, जो भी पीसी है वो ले लेते हैं, ऐड करते हैं एनसीआई, ठीक है, ऐड करते हैं एनसीआई, तो यहाँ पे आ जाता है टोटल कंसिडरेशन पेड, दिस कम्स आउट टू बी टोटल कंसिडरेशन पेड, एंड इसमें से लेस करूंगा मैं नेट एसेट्स, नेट एसेट्स को लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा गुडविल आएगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे मेरा गुडविल या बार्गेन परचेस आएगा। अब यहाँ पे जो आएगा ना, दिस वन, दिस विल, दिस गुडविल पेरेंट्स गुडविल, यानी क्या, समझा नहीं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शनेट मेथड से हम कंप्यूट कर रहे हैं यहाँ पे एनसीआई, तो प्रोपोर्शनेट मेथड से हम कंप्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम गुडविल कंप्यूट करने के टाइम पे पीसी प्लस एनसीआई करते हैं, ठीक है। पीसी प्लस एनसीआई करते हैं तो टोटल कंसिडरेशन आएगा, उसमें से लेस कर देते हैं मेरा नेट एसेट, जो भी एक्वायरी का नेट एसेट है, तो फिर गुडविल आ जाता है। तो ये गुडविल जो है ना, गुडविल ये सिर्फ पेरेंट का होगा, दिस इज नॉट अ फुल गुडविल। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द फुल गुडविल, ये जो है ना, ये सिर्फ पेरेंट कंपनी का है। क्यों सर यहाँ पे ऐसा पेरेंट कंपनी, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे देखो, तो मेरा पीसी जो है ना, पीसी मैंने पूरा पे कर रहा होगा, राइट, पीसी जो है मैंने पूरा पे किया होगा, बट नेट एनसीआई का पोर्शन हम एज अ पोर्शन ऑफ ये दिया था नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का एक पोर्शन जो है ना वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एक पोर्शन जो एनसीआई का है, सॉरी एक पोर्शन पेरेंट का है। तो पेरेंट का जो पीसी है वो पूरा पे किया होगा, उसका नेट एसेट्स वाला पार्ट लेस कर दो, तो इसका डायरेक्टली गुडविल आ जाता है, विच विल बी गुडविल ऑफ पेरेंट,
यहाँ पे एनसीआई ना लो तो भी सेम ही आएगा गुडविल, दैट इज ऑफ पेरेंट। तो इतना याद रखो, इतना याद रखो सर, जब भी प्रोपोर्शनेट मेथड से हम गुडविल एनसीआई कंप्यूट करेंगे, तो फिर उस केस पे जो भी गुडविल कंप्यूट होगा दैट विल बी ऑफ पेरेंट ओनली। इज दैट क्लियर? बताओ क्या नो? बताओ क्या नो? हेलो? हेलो। हम्म। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ। क्या हुआ बताओ? यहाँ पे जो भी गुडविल है वो पेरेंट का आएगा, ठीक है? यस। हम्म। यहाँ पे एक एग्जांपल करते फिर उसके बाद एंड कर देते क्लास को। समझो, यहाँ पे पीसी जो पे किया 10 lakhs है, मेरा यहाँ पे नेट एसेट्स है ₹8 lakhs, ठीक है? नेट एसेट्स से 8 lakhs। कंप्यूट एनसीआई बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है? प्रोपोर्शनेट मेथड में हम नॉर्मली एनसीआई कैसे निकलते हैं? सिंपल, एनसीआई इज इक्वल टू जो भी नेट एसेट्स है। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा ना, तो पेरेंट का होल्डिंग इज 80%, ठीक है? पेरेंट का होल्डिंग 80% है, यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विल बी 20%। तो यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 20% होगा। तो कंप्यूट करो कितना आता है, 8 लाख का 20, 1 लाख 60 आता है ना? ये आ जाएगा ₹1 लाख 60। ये आ जाएगा ₹1 लाख 60 एनसीआई का, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी गुडविल कंप्यूट करूंगा मैं, गुडविल जो भी कंप्यूट करेगा वो गुडविल किसका होगा? पेरेंट का। कैसे कंप्यूट करते हैं? जो भी पीसी पे किया, पीसी कितना पे किया मैंने? 10 lakhs पे किया, प्लस एनसीआई 1 लाख 60, तो टोटल कितना आया? 11600। माइनस कर दो क्या? नेट एसेट्स। तो माइनस कर दो तो नेट एसेट्स कितना आएगा? कितना है? 8 लाख है ना? 11600 माइनस 8 lakhs कितना आ रहा है? 360। 3 लाख 60। ये गुडविल होगा किसका? पेरेंट का। ऐसा क्यों बोल रहा? बस एक लॉजिक समझाता हूँ फिर उसके बाद एंड करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नेट एसेट्स हम पोर्शन ऑफ क्या लिया है? जो एनसीआई है उसको एज अ पोर्शन ऑफ नेट एसेट्स लिया है ना? नेट एसेट्स का पोर्शन है ये, राइट? एंड मेरे यहाँ पे नेट एसेट्स का पोर्शन में से होल्डिंग का कुछ पार्ट होगा एंड एनसीआई का कुछ पार्ट होगा, राइट? होल्डिंग का 80% समझो, होल्डिंग का 80% निकालो, 8 lakhs इंटू 80%, तो ये आ जाएगा ₹6 लाख 40, बरोबर? एंड एनसीआई का कितना आएगा बताओ? 8 lakhs इंटू 20%, 1 लाख 60, 1 लाख 60। तो 1 लाख 60 माइनस 1 लाख 60, एनसीआई तो जीरो हो गया, एंड 10 lakhs माइनस 6 लाख 40, तो देखो तो गुडविल आ जाएगा 3 लाख 60। उसके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी एनसीआई आएगा वो आएगा सिर्फ पेरेंट का एनसीआई। इज दैट क्लियर? यस सर। बस आज के लिए यहाँ तक काफी करते हैं, और एनसीआई का जो भी सेकंड पार्ट है फेयर वैल्यू और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो बाय ओके बाय, सर। गुड नाइट।